ये बिहार है बाबू। ये बात पूरे हिंदुस्तान में बिहार के लिए चर्चा हो जाती है कि बिहार है बाबू। बिहार शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, बहुत सारे क्षेत्रों में एक अलग मकाम रखता है। बिहार एक ऐसा राज्य है जो पूरे देश में चर्चित रहा है शुरू से अब तक। बिहार में राजनीतिक गलियारे में तरह तरह की बातें होती रहती है। इस बार बिहार में एक गजब का राजनीतिक उथल पुथल मचा हुआ है। पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने, जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन्होंने कहा कि 2 महीने में सरकार गिर जाएगी। तो ये पूरे माहौल पे बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं विशेषज्ञ, राजनीतिक विशेषज्ञ शिशिर कौंडिल्य जी। स्वागत है एक बार फिर से आपका शिशिर कौंडिल्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बिहार में जो राजनीति हो रही है, जिस तरह की राजनीति चल रही है, वो चिराग पासवान हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, नीतीश कुमार हो गए, तो इस तरह की राजनीति को क्या कहेंगे? जबकि सबसे ज़्यादा जो है समर्थन या संख्या आरजेडी की आई थी। हाँ, बेसिकली अभी जिस विषय पे आपकी बात, यानी हम लोग चर्चा जो कर रहे हैं, आपकी बात जो है उसमें ये है कि अभी एक आध दिन पहले ही तेजस्वी जी ने बातों बातों में, कोई उन्होंने बयान ऐसा नहीं दिया, बट मुझे लगता है कि बातों बातों में उन्होंने जो है अपने समर्थकों को कहा कि 2 महीने इंतज़ार करो, सरकार गिर जाएगी। बेसिकली देखिए, एक बात तो हम लोगों को समझनी चाहिए कि अभी का जो सिचुएशन, जहाँ तक मुझे दिख रहा है बिहार की राजनीति के हिसाब से, तो मुझे ये बातें कहीं से दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही हैं। चूँकि देखिए, यहाँ पे 123 की मेजॉरिटी है और एनडीए के साथ 125 एमएलए ऑलरेडी हैं, इधर भी 110 है। हालांकि ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि यूपीए के भी 110 लगभग एमएलए हैं जो कि, लेकिन बिहार में अगर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कोई पार्टी अगर उभरी है तो वो राष्ट्रीय जनता दल है। लगभग 75 के आसपास उसके एमएलएज हैं। देखिए, जिस हिसाब से चीज़ें हो रही हैं, तो एक मतलब आप ये कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव को ऐसा लगता होगा, लालू जी के बाहर आने के बाद तेजस्वी जी का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और डेवलप हुआ है। लोग शक के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। जीतन राम मांझी हो गए, सहनी हो गए, इनके इस बात से लोग इन लोगों को एक शक के दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि कहीं ये लोग तो जो है फूट कर बिखर न जाएं। देखिए, होता ये है कि बातचीत लगभग मांझी जी से भी उनकी है, मुकेश सहनी से भी है। ये लोग तुरूप के इक्के साबित हो सकते हैं ज़रूर, लेकिन कुल मिलाकर के जिस हिसाब से जीतन राम मांझी का बयान आया है, मुकेश सहनी के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जीतन राम मांझी जी का जो बयान आया है नीतीश कुमार के लिए। दूसरी बात, एक और चर्चा चल रही थी इस बिहार में कि जो ललन सिंह हैं, पार्टी जो जेडीयू है, तो जेडीयू नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया कि हमारा जो समीकरण है वो कहाँ है। हमारा समीकरण, इस जातीय समीकरण में राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के बाद आपको साफ तौर से दिखने लगेगा कि जेडीयू का जो कास्ट इक्वेशन है वो कहाँ जा कर के रुका हुआ है। और वहाँ पे ये चर्चा में बात आई कि आखिर ललन सिंह जी जो है वो क्या करामात करते हैं, कुछ ऐसी बात है। चूँकि दिल्ली में इस तरह की बातें हुई हैं, लेकिन लोजपा प्रकरण के बाद कुल मिलाकर के आप देखिए तो इन सारी चीज़ों पे विराम लग गया है। लोजपा प्रकरण को इतना हवा दिया जा रहा है शिशिर जी। लोजपा प्रकरण में लोजपा के पास तो अभी बिहार में एक भी विधानसभा सदस्य तो कोई है नहीं फिलहाल। वो तो किसी तरह के करिश्मा भी दिखाने के लायक भी नहीं है फिलहाल। वो भले ही जो है अभी के डेट में जो चर्चा हुआ, जो पशुपतिनाथ के वजह से वो एक मीडिया में एक आया मामला, लेकिन आपको क्या लगता है कि वो कोई भूमिका निभा सकते हैं? नहीं, मैं वहाँ पे बात नहीं रख रहा हूँ। जैसे लोजपा की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से लोजपा के 5 सांसद टूटे,
और उसमें ललन सिंह जी की भूमिका संनिहित रही, ऐसी बात आई निकल के सामने, मीडिया में भी बात आई, ठीक है ना। तो उसमें उसके बाद से जैसे वहाँ पे देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो इधर से वो आरजेडी बात करे, यानी 5 जो एमएलएज हैं उसके एआईएमआईएम जो ओवैसी के वो, और इधर जीतन राम मांझी जी के भी लगभग लगता है 4 एमएलए उनके भी हैं, और वही 4-5 एमएलए के लगभग जो है वो मुकेश सहनी के होंगे। तो कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए कि 5, 4, 9, 5, 14 और 14 और 10 जो है वो 24। तो इस हिसाब से एक इक्वेशन बन रहा है। लेकिन ये इक्वेशन के जैसे एआईएमआईएम के विषय में तो समझ में आती है बात, लेकिन वहाँ पे एक और बात है कि अगर एआईएमआईएम के साथ आरजेडी गठबंधन में जाती है तो आरजेडी का जो पॉलिटिकल इक्वेशन बिहार में है वो तो मुस्लिम और यादव का पॉलिटिकल इक्वेशन है, लेकिन जब एआईएमआईएम ही मुस्लिम पॉलिटिक्स करेगी तो फिर आरजेडी का मुस्लिम पॉलिटिक्स कहाँ जाएगा, तो नुकसान होगा। तो एआईएमआईएम के साथ भी मुझे वहाँ पे दिख नहीं रहा। अब तेजस्वी जी ने आखिर उनका मतलब कहाँ से वो नंबर गेम खेल रहे हैं, जेडीयू के अंदर सेंधमारी है क्या या फिर और कुछ बात अंदर की है, वो तो तेजस्वी जी बेहतर समझते होंगे, चूंकि उन्होंने इस तरह का बयान जो दिया है अपने समर्थकों को ही बताया है, तो वो इंटरनल जो अंदर खाने खबर है वो उनके पास होगी। लेकिन अभी तक जो मुझे दिख रहा है वो थोड़ा सा मुश्किल है। नीतीश कुमार जी हमेशा कम संख्या ला के भी जो है मुख्यमंत्री हो जाते हैं, कौन सा गुण है या क्या खूबी है उनमें, ये तो आप बता सकते हैं। देखिए नीतीश जी बड़े अच्छे पॉलिटिकल मैनेजर हैं। इस बात को नीतीश कुमार कोई उस हिसाब से मतलब उनको मत आंकिए। एक यहाँ पे 2 तरीके की राजनीति चल रही है, मैं आपको बताऊं इस पूरे भारतवर्ष में। पहले आंदोलन की राजनीति चली, तो जितने लोग निकले हुए नजर आ रहे हैं अभी के दौर में वो सब आंदोलन की उपज हैं। जेपी आंदोलन की उपज हो, चाहे वो राम मंदिर का आंदोलन हुआ वहां से लोग निकले। अब जो राजनीति चल रही है इस देश में वो राजनीति चल रही है प्रबंधन की राजनीति, और प्रबंधन की राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं नीतीश कुमार। उनके दोनों हाथ में लड्डू होता है। हाँ, मतलब आप कह सकते हैं, मैं वही कह रहा हूं, चाहे वो कास्ट प्रबंधन का भी मसला हो या फिर जो है वो, जैसे आप देखिए ना, मैं एक तरफ बात करूं, बड़े भाई की भूमिका में थे खास तौर से नीतीश जी यहाँ पे बिहार में, लेकिन अब वो छोटे भाई की भूमिका में आ गए। छोटे भाई की भूमिका में आने में उनका जो कास्ट इक्वेशन था वो गड़बड़ हो गया। गड़बड़ इसलिए हो गया क्योंकि फॉरवर्ड जातियाँ जो है, जो सवर्ण बिरादरी के जो लोग हैं, वो ख़ास तौर से जेडीयू से खफा थे और उन्होंने वोट नहीं किया। लेकिन आप समझ लीजिए प्रबंधन कितना बेहतर है कि उन्होंने पहले लालू जी के साथ जो वोट बैंक था पूर्व में, पिछड़ा अति पिछड़ा जो भी है, वो सारा का सारा वोट बैंक शिफ्ट कर गया नीतीश जी की तरफ। कितना बढ़िया मैनेजमेंट है, सो देखिए, नेतृत्व और सबऑर्डिनेशन, ये दोनों का कोऑर्डिनेशन है वहाँ। ऐसा तो शिफ्ट हुआ नहीं उस तरह का। मतलब आज के दौर में अगर आप वोट की राजनीति को देख लें तो आपको स्पष्ट नजर आ जाएगा कि आरजेडी का जो वोट बैंक है वो मुझे जो दिख रहा है, और आपको भी शायद दिख ही रहा होगा, वो एब्सोल्यूट यादव और आधा सुधा मुसलमान, ये आरजेडी का वोट बैंक अभी बचा हुआ है। और बाकी जो जिन्न निकला करता था लालू जी का, वो सारी जातियां शिफ्ट कर गई नीतीश कुमार के साथ, जबकि उनको पॉलिटिकली अवेयर किया लालू जी ने। ये लालू जी का, मैं उसको लालू जी के व्यक्तित्व का ये एक कह लीजिए कि एक पहलू रहा कि जागृत किया वो लोगों को जागृत किया और पॉलिटिकली अवेयर किया कि आज वो लोग सड़क पर राजनीति करने के लिए, नहीं तो इससे पहले कहाँ उस तरह का मसला था, इक्के दुक्के लोग जो है वो उभर जाते थे। लेकिन आज के दौर में स्थिति दूसरी है, नंबर 1। नंबर 2 कि नीतीश कुमार की जो राजनीति है उनकी अपनी भी, जैसे यहाँ पे कास्ट इक्वेशन पे राजनीति होती है, इस बात को समझिए, तो उनकी अपनी जातियाँ कितनी हैं, मान लीजिए 1.25% से ज़्यादा नहीं होंगी। दूसरी तरफ
उन्होंने एक बड़े वोट बैंक को अपने साथ साधा है, जो लवकुश फैक्टर के तहत। अब तीसरा जो है कि जितनी छोटी छोटी जातियां हैं, पिछड़ा आते पिछड़ा में बांट करके, दलित महादलित में बांट करके, ठीक है ना, और उस हिसाब से इतना बेहतर मैनेजमेंट उनका है। इवन मैं आपको बताऊं, सवर्ण उनसे खफा जरूर हैं, लेकिन आप देखिए कि उन्होंने खफा होने के बावजूद भी नीतीश जी सवर्णों को साधने का मैक्सिमम प्रयास कर रहे हैं, मैक्सिमम। भारतीय जनता पार्टी के साथ, मतलब अगर कहा जाए कि भाजपा का कोई बेस वोटर है तो वो सवर्ण है। तो नीतीश कुमार रिस्क भी लेते हैं कभी कभी, निश्चित जैसे जहानाबाद में देख लीजिए, निश्चित तौर से जहानाबाद में दोनों फैक्टर में रिस्क लिया उन्होंने। सवर्ण को हमेशा मिलता था टिकट, लेकिन इस बार इन्होंने जो है पिछड़ा को दिया। वो एक एक्सपेरिमेंट रहा, हालांकि एक्सपेरिमेंट रहा, लेकिन नीतीश वहाँ जो लोकसभा में मैं आपको बात कहूँ तो लोकसभा की स्थिति दूसरी थी, वहाँ लोग मोदी को देख रहे थे, लेकिन विधानसभा में उनका नुकसान हुआ और वजह रही दो विधानसभा सीट, जहानाबाद और पालीगंज। ये दो विधानसभा सीट्स ऐसे रहे जो कि यहाँ पे आप कह लीजिए कि पूरा ये जो दक्षिण बिहार का इलाका है उसमें एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया, और महागठबंधन की मैक्सिमम सीटें जो मिली हैं उनको, वो इस इलाके से मिली हैं। तो उस इलाके में चूंकि बीजेपी के प्रत्याशी ज़्यादा थे, बीजेपी से उतनी नाराजगी नहीं थी, तो वो बीजेपी के लोग वहाँ से जीत करके आए, लेकिन वो उत्तर बिहार से जीत करके आए। लेकिन दक्षिण बिहार की अगर बात करें तो इसका नुकसान उनको जो है वो झेलना पड़ा है। नीतीश कुमार को क्वालिटी के वजह से उनको लोग अप्रिशिएट करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, तारीफ हुआ है बहुत से मामलों में, चूँकि नीतीश कुमार इतने वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी भी हैं। और मेरा यह कहना है कि आपने पिछली बार कहा था कि मौका मिलने का देर है, तो क्या अगर तेजस्वी यादव को मौका मिलता है तो क्या नीतीश कुमार की तरह या उनसे कुछ 19-20, क्या आपको लगता है? देखिए, मैं किसी के बारे में कोई परसेप्शन नहीं बना रहा हूँ, लेकिन इतना ज़रूर समझ लीजिए कि चुनाव आयोग, एक कभी चुनाव आयुक्त हुआ करते थे टीएन शेषन, नाम आपने सुना होगा। टीएन शेषन ने बताया कि चुनाव आयोग जो संवैधानिक संस्था है उसकी ताकत क्या है, और टीएन शेषन के बाद जो भी चुनाव आयोग में आयुक्त नियुक्त हुए, उन्होंने उस लाइन को बड़ा ही किया, छोटा नहीं किया। तो नीतीश जी ने लालू जी के बाद एक लाइन खींचा है, कोई दो मत नहीं है इसमें कि वो उन्होंने नहीं खींचा है, उन्होंने खींचा है। लेकिन जो भी आगे मुख्यमंत्री बनेंगे, वो तेजस्वी बने या कोई और बने, कोई और भी बन सकता है, इस लाइन को आगे बढ़ाना होगा, तो वो नहीं, वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया में आगे बढ़ेगी। क्योंकि क्या है ना, जैसे मान लिया कि हर किसी को जैसे मान लिया आपने एक विजन दिखा दिया और उस पर एक लाइन खींच दिया, इस लाइन पे बिहार जो है वो विकास के प्रगति पर अग्रसर हो रहा है। तो जो दूसरे व्यक्ति आए वो आपको क्या लगता है, जैसे नरेंद्र मोदी आए, तो नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजों का इम्प्लीमेंट किया जो कि कांग्रेस की योजना थी, और मैं तो कहूंगा कि मैक्सिमम योजनाओं को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया जो कांग्रेस की योजना थी, जिसका कभी ना कभी वो विरोध, जैसे जीएसटी कांग्रेस की योजना थी लेकिन कांग्रेस तो कभी इंप्लीमेंट नहीं कर पाई। नहीं, वो परिस्थितियां होती हैं ना, वो राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं। आपने एक योजना बना दिया, तो दूसरी सरकार आती है तो उन योजनाओं को देखती है कि आखिर वो योजना है कैसी, और उसका एक देखिए एनालिसिस तो हर विषय का होता है ना, वो जो है। तो नीतीश जी के बारे में भी यही मसला है कि अगर वो जैसे मान लिया लोग बता रहे हैं कि 2025 के बाद नीतीश जी फिर मुख्यमंत्री के रूप में नहीं आएंगे, ऐसा मामला है, तो जो भी आएगा मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि वो लाइन जो है उससे बड़ा ही खींचेगा, कोई उस लाइन को छोटा नहीं करेगा। ये बात तो आप मानते हैं कि नीतीश कुमार एक बेहतर मुख्यमंत्री हैं बिहार के लिए? देखिए, कुछ चीज़ों में नीतीश जी बेहतर मुख्यमंत्री हैं, नो डाउट, मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन जो दूसरा एस्पेक्ट है, देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो आप दूसरे पहलू को भी देखिए, पहले पहलू को तो आप देख ही रहे हैं, और उस दूसरे पहलू को देखने के बाद जो है वो मुझे ये लगता है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ बेहतर है। लेकिन
जो अपेक्षा हमारी है बहुत बेहतर की, जो पूरे बिहार की अपेक्षा है, बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, वो नज़र आ जाता है। तो उस मुताबिक मैं 50-50 में हूँ। लेकिन नीतीश जी ने, मैं ये तो कहूँगा कि बहुत सारे मामलों में नीतीश जी ने एक लाइन खींची है। बहुत सारे काम इन्होंने किया है, शराबबंदी किया और भी बहुत सारी योजनाओं को लाया, योजनाओं को लागू किया, बहुत सारा चीज़ किया। तो ये मेरा प्रश्न है कि क्या लगता है आपको कि ये जो तेजस्वी यादव का जो बातों ही बातों में उन्होंने जो कहा, क्या वो 2 महीना के बाद ऐसा देखने को मिल सकता है या ऐसी संभावना है? देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा ये सीरियस मैटर नहीं लग रहा है, क्योंकि जो बिहार की राजनीतिक स्थिति है उसको आप भी देख रहे होंगे, मैं भी देख पा रहा हूँ जिस हिसाब से। ये एक कहने सुनने की बात है तो ठीक है। देखिए, राजनीति है तो दोनों का खेल नेक टू नेक। वो जो है, मैंने आप उसमें कहीं से भी इफ बट का मसला नहीं है। लेकिन तो बीजेपी आरजेडी है नेक टू नेक। नहीं, बीजेपी आरजेडी है, लेकिन जिस हिसाब से पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम, मान लिया जैसे आपने मांझी जी की बात कही, जैसे आपने एआईएमआईएम की बात कही, जैसे आपने मुकेश सहनी की बात कही, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उस फैक्टर्स के हिसाब से भी देखा जा सकता है। लेकिन जो मुझे लगता है उसमें, जैसे हर चीज़ का एक पॉलिटिकल नफ़ा और पॉलिटिकल नुकसान सारी पार्टियां देखती हैं कि हमारा नफ़ा किस में है और नुकसान किस में है। मैं आपको बताऊं, एक बार जैसे करीब लगता है 1984 में कुछ बीजेपी के बड़े नेताओं ने इस बात को प्रपोजल इस बात का दिया कि हम लोग ना गांधीयन समाजवाद को, यहाँ चूँकि इस देश में 2 समाजवाद चलते हैं, समाजवाद की 2 धारा चलती है इस देश में, एक गांधीयन समाजवाद और दूसरा लोहिया समाजवाद। तो आप देखेंगे जो एकात्म मानववाद उन्होंने जो लिखा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने, वो कमोबेश वो किताब जो है वो गांधीयन समाजवाद के करीब है। लेकिन है क्या कि जब उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया तो उसके एमपी आ गए, रह गए 2। तो फिर एक योजना बना करके एक्सपेरिमेंट के लिए होती हैं। आरजेडी हो सकता है कि उस एक्सपेरिमेंट में लगा हो, लेकिन एक्सपेरिमेंट कितना सफल हो पाता है, बात ये है ना। बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और ये एक्सपेरिमेंट कितना सफल होता है वो तो आने वाला समय बताएगा। बिहार में क्या होगा क्या नहीं, ये सब कुछ आने वाले समय में पता चल जाएगा। दीजिए इजाज़त, देखते रहिए ईशा न्यूज़। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।